हाँ भाई, जल्दी बताएं क्या पढ़ा था कल। एग्जैक्ट पॉइंट बताएं, एग्जैक्ट जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। आज हाइड्रोफाइट पढ़ा था, हेलोफाइट भी पढ़ा था। ओके ओके ओके, लेट्स रिपीट द concept of helophyte. Then we move towards today mesophite. वॉइस कम है, मैं स्लो बोल रहा हूँ इसलिए कम है। अभी सही होगा, अभी सही होगा मुस्कान बाबा। ओके सुने भाई, अभी कल की बात मैं कुछ आपसे डिस्कस कर लूं कि भाई हेलोफाइट के साथ कौन कौन से बड़े प्रॉब्लम थे। आप कहेंगे सर आवाज आ रही है, इज देयर वॉइस इश्यू? अभी अभी सही है, अभी ओके क्लियर है? ओके ओके ओके। तो भाई प्रॉब्लम ये था बेचारों के साथ, हेलोफाइट्स के साथ ये प्रॉब्लम था कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो सॉइल इनको दी गई थी वो हाई लो वाटर पोटेंशियल और लो सॉल्यूट पोटेंशियल यानी हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाली दी गई थी। तो इट मीन सॉइल दी गई थी इनको हाइपरटोनिक। तो इनमें से पानी निकलना चाह रहा था, तो प्रॉब्लम इनको क्या थी? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, है ना? तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या की? एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। इन्होंने एक्टिव एब्जॉर्प्शन से साल्ट को एब्जॉर्ब किया एक्टिवली और उसके साथ पानी उसके पीछे आया। चलो भाई, एक मसले से निकल गए। दूसरा मसला गले में पड़ गया इनको। दूसरा मसला कौन सा गले में पड़ गया? कि साल्ट की लेवल एक्सेस हो गई। एक्सेस द लेवल ऑफ साल्ट इनसाइड द बॉडी। पहले बाहर ज्यादा थे, अब बॉडी में ज्यादा बढ़ गए। एक्सेस तो पीएच का मसला, ये मसला वो मसला, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस, टर्गर प्रेशर का मसला, ऑस्मोलरिटी का मसला, बड़े मसले भाई। इनको हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या किया? लीफ के अंदर स्पेशल सेल्स को इन्होंने कहा कि भाई आप ग्लैंड तौर काम करो, आपको जस्ट साल्ट को क्या करना है? स्टोर करना है। तो साल्ट ग्लैंड पैदा किए इन्होंने। दूसरा हल निकाला, पहला हल एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा हल साल्ट ग्लैंड। और जब कोई आदमी, कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसको बोनस मिलता है, तो साल्ट ग्लैंड बनाने से इनको बोनस मिला। और उस बोनस का नाम था क्या? उस बोनस का नाम है मुफ्त का पानी, और वो भी अजीब तरीके से एयर से। ठीक है, चलो भाई। हाँ बाबा, मैं रिप्लाई करूंगा। जी जी जी। तो ये हेलोफाइट है, पता है एक और भी प्रॉब्लम है इनके साथ। एक और प्रॉब्लम कौन सा था? कि एक्वाटिक एनिमल न खा जाएं, उनके लिए इन्होंने क्या प्रोड्यूस किए? थॉर्न्स पैदा किए और स्पाइन्स पैदा किए ताकि एनिमल न खा लें। और अच्छा, ये वो हैं, सॉरी हेलोफाइट्स हैं, सॉरी दिस इज नॉट द मसला ऑफ हेलोफाइट्स एक्चुअली। हाँ, तो इनके साथ एक और इशू था। कौन सा? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का इशू था। कहाँ पे रेस्पिरेशन का? रूट को रेस्पिरेशन करने में इशू आ रहा था भाई। मैं रिपीट ही कर रहा हूं कि पहला इशू था इनको, पहला इशू था डिहाइड्रेशन का। उसको बचाने के लिए इन्होंने एक्टिव एब्जॉर्प्शन की तो साल्ट बढ़ गए। दूसरा मसला गले में पड़ गया, साल्ट बढ़ गए। साल्ट को कम करने के लिए इन्होंने साल्ट को एक जगह पे स्टोर किया, साल्ट ग्लैंड बनाए तो इनको एक बोनस मिला, पैसिव वाटर की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एयर। यही मैंने पढ़ाया है। अच्छा सुनिए, आगे सुनिए। अब तीसरा इशू जो है इनके साथ रेस्पिरेशन वाला है भाई। सुनिए, जिस सॉइल में साल्ट ज्यादा होते हैं ना, जिस सॉइल में
उसमें सांस लेना मुश्किल है। तो इन प्लांट की जो रूट हैं वो सही से गैस एक्सचेंज कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। सही से गैस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगी तो इन्होंने क्या किया है, हेलोफाइट ने क्या किया है, ये धरती है, ये इनकी रूट्स हैं, ये उनकी रूट्स हैं, तो कुछ रूट बाहर निकल आई हैं, ऐसे धरती से बाहर निकल आई हैं, इनकी रूट धरती से बाहर निकल आई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 21% है, ज़्यादा है, आसानी से मिलेगी, ये डेंस माहौल है, और ऊपर से पानी ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है, साल्ट के साथ अटैचमेंट में है तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है, इसीलिए ऑक्सीजन के लिए स्पेसेस नहीं है खाली। तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना यहाँ पे है मगर बहुत मुश्किल है, लीस्ट लेवल पर है। तो इन रूट को तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी भी चाहिए ना, तो एटीपी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी ना, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये रूट बाहर निकल आई और ऑक्सीजन लेके चली गई। अब जो एटीपी बनेगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा बन पाएगी, सही तरह से प्रॉब्लम होगा। और ये जो रूट बनती हैं बाहर की तरफ इनको हम कहते हैं नियो मेटाफोरस रूट, नियो मेटाफोरस रूट, मेटाफोरस, नियो मेटाफोरस रूट किनको कहते हैं? जो रूट ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एयर से ऑक्सीजन लेने निकल आए। अच्छा मुझे बताएं एक और बात हेलोफाइट की, एक और बात बताएं हेलोफाइट की के हेलोफाइट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? आपके बुक में लिखा है कार्ड ग्रास, एक एग्जाम्पल है हेलोफाइट का, और ग्लास वॉर्ट एक एग्जाम्पल है, सक्यूलेंट टाइप थोड़ा स्टोर करके रखता है ऐसा हेलोफाइट है, ठीक है, कार्ड ग्रास और ग्लास वर्ट। और उसके अलावा मुझे एक और बात बताएं, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुना है? मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुना है? क्या होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट? जो सी होता है, समंदर होता है, उसके साइड पे जो जगह होती है वहाँ पे पानी के वेव्स लगने की वजह से सारे साल्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा साल्ट वाले एरिया पे जो प्लांट ग्रो करते हैं वो फॉरेस्ट बनाते हैं, उनके हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, और उनमें हमें देखने को मिलती है नियोमेटाफोरस रूट, ठीक है। अभी भाई चलते हैं आज के मसले पर। व्हाट इज़ द मसला ऑफ आज? आज का मसला ये है कि आज हमें पढ़ने हैं एवोल्यूशन के हिसाब से नंबर दूसरे प्लांट, और तीसरे नंबर पर प्लांट हम पढ़ रहे हैं उनका नाम है मीजोफाइट, जिनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मैं पूछता जाऊंगा आप बताते जाएंगे। आप कहेंगे सर मीजोफाइट में नॉर्मल वाटर मिल रहा है और कोई एब्जॉर्प्शन भी एक्टिव नहीं हो रही है, पैसिव मुफ्त का पानी मिल रहा है, साल्ट भी ज़्यादा नहीं हो रहे, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, तो ट्रांसपायरेशन भी जो है वो नॉर्मल होगी, फोटोसिंथेसिस भी है जो पर लीफ नॉर्मल होगी, और क्यूटिकल जो है वो भी नॉर्मल होती है। स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस पे नहीं, जैसे हेलोफाइट में लोअर सरफेस पे थे, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन होती है, ये मीजोफाइट है। मीजोफाइट में ट्रांसपेरेशन के साथ एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं गट्टेशन। क्या गट्टेशन? क्या गट्टेशन जीरोफाइट में होगी? सबको पता है ना गट्टेशन का। गट्टेशन वो दिन को भी नहीं कर रहे हैं, रात को कैसे करेंगे पानी लॉस? जीरोफाइट में नहीं होगी। क्या गट्टेशन हेलोफाइट में होगी? हेलोफाइट में होगी जिन्होंने पैसों से पानी लिया है? नहीं भाई, पैसे का पानी है, मुफ्त का थोड़ी है। तो जो मीजोफाइट, अच्छा और मीजोफाइट में गट्टेशन होगी। गट्टेशन की डिटेल हम ट्रांसपोर्ट और बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर इतना समझ लें कि ट्रांसपायरेशन दिन को होती है, डे को होती है, मतलब जब लाइट मौजूद होती है, स्टोमेटा खुले होते हैं,
स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उन स्टोमेटा से गैस के फॉर्म में यानी वेपर के फॉर्म में पानी का निकल जाना जो नजर भी नहीं आता, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। भाई रात को क्या पानी की एब्जॉर्प्शन होगी या बिल्कुल नहीं, या होगी मगर कम, होगी मगर कम। भाई सुने अगर प्लांट छोटा है और सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा है, और चलो रात को ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही, रात को ट्रांसपिरेशन नहीं होती, पानी जितनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, मगर भले ट्रांसपिरेशन बंद कर लें आप, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ये आएगा ना ऊपर चढ़ेगा। आपको पता है रूट प्रेशर थ्योरी के नीचे से रूट धक्का दे पानी को, वाटर पोटेंशियल आय की वजह से पानी जबरदस्ती एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर। तो जब पानी ये एब्जॉर्ब होगा तो जो छोटे प्लांट होंगे उनके जो लीफ होंगे, लीफ के साइड्स पर पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइडाथोड पोर कहते हैं। उन हाइडाथोड पोर की वजह से पानी निकलेगा और पानी बाकायदा आपको निकलते हुए नजर आएगा, लिक्विड के फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में, ड्रॉपलेट के फॉर्म में विजिबल पानी होगा। रात को पानी का निकलना लीफ के साइड मार्जिन, लीफ की साइड को कहते हैं मार्जिन पर पोर होते हैं, जिन पोर को हाइडाथोड कहते हैं, उनसे लिक्विड के फॉर्म में H2O का हैज गॉन होना इज कॉल्ड एज गटेशन ड्यू टू द रूट प्रेशर। समझ आ रही है भाई? हाँ भाई, अगर मैं कहूं हाइड्रोफाइट में गटेशन का कॉन्सेप्ट, तो क्या कहते हैं आप? गटेशन नहीं होगी, हाइडाथोड नहीं होते, गटेशन नहीं होगी, हाइडाथोड नहीं होंगे। क्यों भाई नहीं होंगे? इसीलिए नहीं होंगे कि रात को पानी जो एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसपिरेशन तो नहीं है, मगर लेंटिसिल तो है ना, वो कवर कर लेंगे। इनकी मजबूरी है, इनको गटेशन करनी पड़ेगी। ओके, किसने कहा गटेशन होगी हाइड्रीला में? हाइड्रीला में हाइडाथोड होंगे। कहां से हाइडाथोड लाएगा हाइड्रीला? अगर हाइड्रीला में पानी के लिए पोर होता तो पानी अंदर जाता या पानी बाहर निकलता? भाई सुने, अगर प्लांट सारे का सारा पानी में है और ये उसके लीफ हैं और उसमें पोर पड़ गया है तो पानी अंदर जाएगा, प्लांट फट जाएगा। ओके सर, ह्यूमिडिटी की ट्रांसपिरेशन ते इफेक्ट कंदी या मीजोफाइट? ह्यूमिडिटी संपदा बाबा सुने, अगर लाइट कम हो जाए, क्लाउड आ जाए या एटमॉस्फेयर में वेपर आ जाए तो लाइट सही आएगी, प्लांट को लगेगी। कब? जब क्लाउड हो, जब बारिश हो, जब फॉग हो, जब ड्यू हो, जब ये धुंध हो, उस टाइम लाइट नहीं आएगी। जब लाइट नहीं आएगी तो स्टोमेटा सही खुलेंगे, नहीं खुलेंगे तो भाई ट्रांसपायरेशन उतनी होगी नहीं होगी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको बात। अब आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट का मतलब क्या था? ज़ीरोफाइट आज आपने मुझे पढ़ाने हैं, मैं पूछता जाऊंगा। हाइड्रोफाइट के अपोजिट बातें होंगी, ठीक है? हाइड्रोफाइट जैसे मजे में था, ये बेचारा बड़ी मुश्किलों में होगा। जितना वो मजे में था, ये उतनी मुश्किलों में होगा, और मुश्किलों को बेचारा सह जाएगा, रो कर या खुशी से। देखते हैं इनको। ज़ीरोफाइट के साथ प्रॉब्लम कौन से हैं? प्रॉब्लम्स कौन से हैं? आपको ये पता है कि डिजर्ट में रहने वाले या बड़ी ऊंचाई पर यानी हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले या हाई लेटीट्यूड पर रहने वाले प्लांट आर कॉल्ड एज ज़ीरोफाइट। नॉट ओनली डिजर्ट प्लांट ओनली नहीं, ये जो हाई एल्टीट्यूड पर हैं, क्या जो हाई एल्टीट्यूड पर प्लांट खड़ा है भाई,
ये प्लांट है आपके पास, यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है प्लांट, यहाँ पे प्लांट खड़ा हुआ है इस जगह पर। तो मुझे बताएं इसको पानी मिलेगा? जो भी पानी, अगर बारिश भी होगी वो बह के नीचे आएगा। अगर चलो आइस फॉल हो रही है, जब स्नोफॉल हो रही है वो पानी पिघलेगा नहीं। इतनी ठंड है तब आइस हो रही है ना, वो पिघलेगा नहीं। इट मीन्स पानी होते हुए भी नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट। ठीक है भाई, ओके। तो कौन से प्लांट हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जिम्नोस्पर्म है ना। तो जिम्नोस्पर्म कंसीडर है जीरोफाइट। और डिजर्ट में तो भाई आपके ब्रायोफाइट भी हो सकते हैं, कुछ नॉट ऑल ब्रायोफाइट ह्यूमिड स्पेसेस में रहते हैं, थोड़े बहुत। आपके टेरिडोफाइट भी रह सकते हैं, आपके कुछ जिम्नोस्पर्म भी रह सकते हैं, और कुछ एंजियोस्पर्म भी डिजर्ट में रह सकते हैं। तो भाई आगे चल के देखेंगे कि ये प्लांट जो डिजर्ट में रह रहे हैं इनके साथ प्रॉब्लम। हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर 1 आप कहेंगे सर प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, सिंपली ये है, क्या है भाई? आप कहेंगे सर पानी नहीं है, पानी की कमी। अच्छा, ये प्लांट क्या कहेंगे? ये प्लांट कहेंगे जब बारिश होगी, जब रेन होगा तो क्या कर लेंगे? तो बहुत ज्यादा पानी स्टोर करके रखेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे, और एब्जॉर्प्शन करके पानी को स्टोर करेंगे। रोज रोज थोड़ी बारिश होती है, रोज रोज नहीं होती। इट मीन साल में एक बार बारिश हो रही है तो सारे साल के लिए पानी एब्जॉर्ब करके रख लेना है। हाँ भाई, क्या करेंगे? ये ट्रांसपायरेशन करेंगे, ट्रांसपायरेशन को कम करेंगे, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी इनको कम करनी पड़ेगी। देखते हैं इन चीज़ों को। चलो भाई, और बहुत दीगर चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, डिस्कस इन डिटेल, समझते हैं। हाँ भाई, बारिश हुई, ये बारिश टपक रही है, यहाँ से ये पानी आ रहा है। जब बारिश पड़ेगी, मुझे बताएं, ये जो बारिश का पानी यहाँ पे लगेगा इस पत्थर पर, या ज़मीन है या पत्थर है, थोड़ी ज़मीन है बाकी पत्थर है, तो पानी ज़्यादा जज़ब होगा अंदर, या पानी ऐसे नीचे फ्लो करके आएगा? केस 1 सही है या केस 2 सही है? बताएं भाई। आप केस 2 कहेंगे, वेरी गुड, फ्लो करेगा। तो भाई जब फ्लो करेगा, या एक और बात पूछूं, ये भी डिजर्ट है, ये हमारी सिंध नीचे नहीं है, ये भी कोई डिजर्ट मैंने बनाया, मगर सीधा सा प्लेन एरिया है, या ये ऊपर भी प्लेन है। अगर यहाँ पे बारिश होगी तो ये पानी अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बारिश होगी तो ये पानी सीधा अंदर जाएगा, मगर ये कितना नीचे जाएगा? बहुत नीचे चला जाएगा, और जल्दी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं सैंड, उसे हम कहते हैं ग्रेवल। ग्रेवल और सैंड जो होती है, इनमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है भाई। सैंड ले लें, उस पर गिलास पानी डाल लें, क्या वो पानी वहां पे टिकेगा? नहीं, अंदर जल्दी चला जाएगा। क्यों? उसमें स्पेस ज्यादा है, पानी रुक नहीं पाएगा। तो डिजर्ट में अगर बारिश हो रही है, या तो ऊपर का पानी नीचे आ रहा है, या तो पानी जमीन पे स्टेगनेंट नहीं हो रहा, अंदर जज़ब हो रहा है। तो प्लांट को क्या करना चाहिए? स्लो एब्जॉर्प्शन करनी चाहिए, पानी का आसरा करना चाहिए, दोबारा बारिश का आसरा करना चाहिए, या जल्दी में एब्जॉर्प्शन कर ले फॉर द होल ईयर। तो भाई ये प्लांट क्या करेंगे? इस पानी की कमी को, जब रेन आएगा, हाँ भाई बारिश पड़ी अभी, आप डिजर्ट में, मैं भी डिजर्ट में खड़ा हूं, अभी मुझे बताएं, अभी रेन हुआ है, बारिश हुई है, तो बताएं सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या बढ़ गया? सर पानी ही पानी है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या? सर बढ़ गया। सॉल्यूट कम है, मतलब कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉइल जो है लेस नेगेटिव है। तो भाई अभी जब इतना पानी आया है, तो मुझे बताएं प्लांट एब्जॉर्प्शन कितनी करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा प्लांट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या होना चाहिए? बताएं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के लिए आप कहेंगे सर जो रूट का सिस्टम है वो अच्छा खासा होना चाहिए,
इवॉल्व टाइप होना चाहिए, हाइड्रोफाइट के जैसा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर 1 नंबर बात यह है कि रूट का डीप होना चाहिए, और उसके बाद आप कहेंगे सर रूट पर रूट हेयर लगे हों और रूट हेयर का नंबर ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ओके 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 भाई, अब रूट जो डीप होंगी वो 2 टाइप की होंगी, 2 टाइप की होंगी। एक प्लांट है स्लोप पर, एक प्लांट है प्लेन पर। जो प्लेन पर प्लांट खड़ा हुआ है, ये वाला प्लांट जो खड़ा हुआ है, ये वाला, इसकी रूट या इस प्लांट की रूट कैसे होंगी? सीधी अंदर तक वर्टिकल होंगी, या ये रूट ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। क्या ख्याल है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल भाई। क्यों वर्टिकल? रीजन क्या है? क्योंकि पानी जब गिरेगा तो नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा यहां से आखिरी दम तक एब्जॉर्प्शन करते रहेंगे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ओके, तो जो प्लेन पर हैं उनमें रूट कौन सी होंगी? वर्टिकल रूट होंगी। और जो कैक्टी प्लांट है, ये वाला कैक्टस जो प्लांट है, ये प्लेन में रहता है, इंक्लाइन प्लेन पर रहता है। तो भाई कैक्टस जो प्लेन पर रहता है उनमें रूट कौन सी होंगी? आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल। इसमें हॉरिजॉन्टल रूट क्यों भाई? इसमें पैरेलल रूट क्यों भाई? आप कहेंगे सर देखिए ना, ये कैक्टी खड़ा हुआ है ना, जब पानी बहता आएगा नीचे, तो पानी अंदर थोड़ी जाएगा, अगर जाएगा अभी तो उतना थोड़ी जाएगा, इधर नीचे आएगा, तो ये रूट इसकी ऐसे होंगी, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द स्लोप, ताकि पानी को जाते हुए लेते जाएं, जाते हुए पानी को एब्जॉर्ब कर लें। संजना, मैं रिपीट कर रहा हूं, रूट डीप होंगी और रूट हेयर का नंबर ज्यादा होगा, रूट ब्रांचेड होंगी, बहुत ब्रांचेड, बहुत रूट हेयर होंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा। कल हमने बात की, जो प्लेन में प्लांट होंगे सीधी जगहों पर, उनकी रूट बहुत नीचे होंगी और वर्टिकल सीधी अंदर जाएंगी, ताकि वो जब पानी जाता जाएगा उसको वहीं से एब्जॉर्ब। भाई अगर रेन बंद हो जाए 1 घंटे के बाद, क्या वो पानी यहाँ पे रुकेगा? ऊपर नीचे जाएगा ना। तो रेन बंद होने के बाद भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकें तो वर्टिकल रूट होती हैं। मगर यहाँ पे जो प्लांट हैं स्लोप पर, जैसे कैक्टी का एग्जांपल लिया हमने, कैक्टी का या कैक्टस का, इन प्लांट ये हॉरिजॉन्टल एरिया में रहते हैं, तो पानी जो बारिश होगी वो बहता आएगा, पानी स्लोप से अंदर नहीं जाएगा, इतना यहाँ से जाएगा अभी तो थोड़े एरिया में जाएगा, थोड़े एरिया में एब्जॉर्ब होगा और फ्लो ज्यादा करेगा नीचे। तो इनमें जो रूट्स होंगी वो स्लोप के पैरेलल होंगी, पैरेलल रूट, हॉरिजॉन्टल रूट। सुपरफिशियल कैसे? कि ये बड़ी हैं मगर जमीन के पैरेलल हैं। बड़ी क्यों है? क्योंकि पानी बहता जाएगा, एब्जॉर्ब करते जाएंगे। पैरेलल का मतलब थोड़ी है ये थोड़ी बहुत इतनी रूट हो बस। ओके, तो भाई एब्जॉर्प्शन का मसला हल कर लिया प्लांट ने, साल का पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। कोई प्लांट नहीं कर सकता, कोई प्लांट साल का पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सुने भाई 2 टाइप के प्लांट हैं, एक ऐसा करते हैं जो मैंने बताया आपको, ये वाले जो प्लांट है ना, ये मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, सुनते जाएं। भाई कैक्टस स्लोप पर भी होता है, प्लेन पर भी होता है। अगर प्लेन पर होगा तो उसकी डीप रूट होगी, अगर स्लोप पर होगा तो उसकी सुपरफिशियल पैरेलल रूट होगी। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, प्लांट के 2 टाइप हैं, एक टाइप को कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट, दूसरे को कहते हैं नॉन सक्यूलेंट प्लांट। जीरोफाइट के 2 टाइप हैं, सक्यूलेंट एंड नॉन सक्यूलेंट, और तीसरा भी टाइप है एफिमेरल, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सक्यूलेंट उनको कहा जाता है जिनमें पानी स्टोर होने की वजह से उनके लीफ या उनके स्टेम मोटे हो जाएं, फ्लैशी हो जाएं।
तो उनको सक्यूलेंट कहा जाता है। सक्यूलेंट क्या करेंगे? सक्यूलेंट क्या करेंगे? पानी को स्टोर करेंगे ज्यादा, जैसे एलोवेरा, जैसे अपोन्शिया, जैसे केकटी, ये सक्यूलेंट प्लांट है। लीफ में स्टोर करें तो लीफ सक्यूलेंट, स्टेम में करें तो स्टेम सक्यूलेंट। और नॉन सक्यूलेंट प्लांट उनको कहा जाता है जो डिजर्ट में ट्री, बड़े दरख्त लगे हों। डिजर्ट में छोटे प्लांट ज्यादा होते हैं या बड़े प्लांट ज्यादा होते हैं? छोटे। वैसे तो होते ही कम है, वो कम में से भी छोटे कुछ ज्यादा होते हैं, बड़े नहीं होते। बड़े 1 किलोमीटर के बाद आपको कहीं कहीं पे दरख्त नजर आएगा। तो जो बड़े ट्री लगे हुए हैं, डेट पाम जैसा प्लांट है। डेट पाम डिजर्ट में होता है, सऊदी अरबिया, ईरान में देखें डेट पाम है, वहां पे पानी तो नहीं है। डेट पाम कैसे जी रही है भाई? पत्ते भी उसके मोटे नहीं है, पत्तों में भी उसके पानी नहीं है। इट मीन्स आप कहेंगे सर हाँ हम समझ गए, इसकी रूट बहुत 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 डीप वर्टिकल होगी। सारे जीरोफाइट में लंबी रूट ट्रीज की होगी, क्योंकि वो रूट नॉट ओनली वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ड्यूरिंग रेन, जब रेन बंद हो जाएगा, जब पानी जाके नीचे सी लेवल में जाके रुकेगा, वहीं से भी पानी को उठा के लाएंगी। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से और फैक्टर होने की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेंगी, मगर पानी एब्जॉर्ब करेंगी सारे का सारा ईयर। समझ आया? हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट फास्ट करेंगी, पानी की ओर भागती जाएंगी। तो ये ट्री में पानी, अच्छा मुझे बताएं, ट्री में पानी थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है या ज्यादा? थोड़ा भाई, जस्ट फॉर द सर्वाइवल, नॉट एक्स्ट्रा पानी। अगर एक्स्ट्रा पानी होता तो ये ट्रांसपायर भी करता। नीचे जाने की वजह से भी पानी थोड़ा है, तो इसके नॉन सक्यूलेंट के ऊपर क्यूटिकल होगी या नहीं होगी? क्यूटिकल होगी। क्यों? क्योंकि पानी मिल तो रहा है मगर थोड़ा, लॉस करने के जैसा नहीं, क्यूटिकल होगी। और सक्यूलेंट पर भी होगी क्यूटिकल। क्यों होगी? इन पर क्यों होगी? कि पानी जो आ रहा है वो लॉस ना हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पानी फोटोसिंथेसिस की वजह से लॉस करना पड़ेगा सारे का सारा। और यहाँ पे वाटर जो आ तो नहीं रहा, जो है उसको बचाने के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो पानी उठ जाएगा। इट मीन्स क्यूटिकल कौन सा काम कर रही है? टेम्परेचर बैलेंस कर रही है या वाटर को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम द ट्रांसपायरेशन, और बोथ काम? आप कहेंगे सर बोथ काम। लाइट को रेजिस्ट करती है, एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती लाइट को, लीफ को गर्म नहीं होने देती, गर्म नहीं होगा तो लीफ का टेम्परेचर अंदर सही रहेगा। तो जीरोफाइट में थिक क्यूटिकल के ये फायदे हैं, ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। भाई अब हमने समझ लिया कि जीरोफाइट में जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होगी, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद कुछ प्लांट कब ज्यादा होगी? जब रेन के टाइम हो, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी और पौधे जो है हरे भरे नजर आएंगे, एवरीवेयर ग्रीनरी नजर आएगी आपको, क्योंकि पानी उनको सही तरह से मिलेगा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ये 2 टाइप के हैं, सक्यूलेंट एंड नॉन सक्यूलेंट। अब सुने भाई, मुझे बताएं लीफ का किस्सा। हाँ भाई, जीरोफाइट लीफ लेमिना कहते हैं, लीफ के सरफेस के एरिया को। लीफ लेमिना को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे? रिड्यूस करेंगे, नेरो करेंगे। लीफ को क्या करेंगे? या तो लीफ को कन्वर्ट करेंगे स्केल्स में, यानी जो बड़ा लीफ होगा, मोटा लीफ होगा, ऐसा नहीं रखेंगे। वो कैसा लीफ रखेंगे? इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे लीफ रखेंगे। जिम्नोस्पर्म में आप देखें ऐसे लीफ हैं, स्केली टाइप। या और पानी की कमी हो गई ना, और पानी की कमी हो गई तो इस लीफ को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और कमी हो गई पानी की तो इनको थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लेंगे। थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लेंगे या स्पाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कल मैंने पढ़ाया था कि स्केल, थॉर्न्स और स्पाइन में क्या फर्क है। ये दोनों डेड हैं तो ट्रांसपिरेशन जरा भी नहीं करेंगे, और जो पानी है वो यूज भी नहीं करेंगे, स्पेशली यूज भी नहीं करेंगे, डेड हैं। ये ट्रांसपायर तो नहीं करेंगे मगर यूज तो कर रहे हैं ना। तो भाई अब मुझे बताएं इस लेमिना को रिड्यूस करने से नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या हो गया?
कम हो गया, डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ स्टोमेटा डिक्रीज हो गया, तो ट्रांसपेरेशन क्या होगी भाई? ट्रांसपेरेशन क्या होगी? डिक्रीज, वाटर लॉस से बच गए। मतलब ट्रांसपेरेशन कम हुई, यानी क्या हुआ? पानी को स्टोर करने का ढंग आ गया। और बचाओ भाई पानी, और बचाओ। उसके लिए लीफ के ऊपर क्या होती है? लीफ के ऊपर एक कवरिंग होती है, मोटी मोटी सी कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम पता नहीं क्या कहते हैं, बताएंगे कमेंट में क्या कहते हैं? क्यूटिकल। किसने बताया? क्यूटिकल कहते हैं उसको, कहते हैं क्यूटिकल। तो ये और क्या करेंगे? लीफ के ऊपर लगाएंगे मोटी सी क्यूटिकल। उस क्यूटिकल का फायदा क्या होगा? मैंने पढ़ाया, एक तो लाइट को पास नहीं होने देगी, और दूसरा तो ट्रांसपरेशन नहीं होने देगी, इम्परमिएबल है। और सुने, एक तो डायरेक्टली एक लेयर है, पर्दा है। स्टोमेटा के ओपनिंग पर इसका इन्फ्लुएंस है। स्टोमेटा कौन से साइड पर होंगे? लोअर साइड पर। भाई सुनिए, अगर मैं कहूं स्टोमेटा है आपके एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोमेटा है लोअर एपिडर्मिस में, और क्यूटिकल नहीं है, क्यूटिकल नहीं है, तो स्टोमेटा आपके स्टोमेटा जाहिर होंगे। हाँ, जाहिर होंगे तो लाइट डायरेक्टली लगेगी। जब डायरेक्टली लगेगी तो खुल जाएंगे। अब यहां पे स्टोमेटा कैसे हैं एपिडर्मिस पे, मगर थिक क्यूटिकल से वो कवर्ड हैं, यानी अंदर लग रहे हैं कि अंदर हैं, बहुत अंदर हैं। लाइट उन पे असर नहीं करेगी, उनका खुलना क्लियर नहीं खुल पाएंगे, वो फुल नहीं खुल पाएंगे वो, क्योंकि वो क्यूटिकल के अंदर दबे हुए हैं। तो दबे हुए एम्बेडेड स्टोमेटा को हम कहते हैं संकिन टाइप स्टोमेटा। क्या कहते हैं? संकिन टाइप स्टोमेटा। संकिन टाइप स्टोमेटा का क्या मतलब हुआ? समझ आया? डीप एम्बेडेड, कवर्ड। ये कवर्ड स्टोमेटा क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई? ये डीप जो स्टोमेटा हैं, ये डीप होने की वजह से स्टोमेटा को पार्शियली ओपन होने देंगे, पार्शियली ओपन होने देंगे, वो भी नाइट को स्टोमेटा ओपन होता है भाई। स्टोमेटा ओपन होता है इनमें नाइट को, और इनके स्टोमेटा को कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। द स्टोमेटा विच इज ओपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम, दैट स्टोमेटा इज सेड टू बी एज स्कोटो एक्टिव। भाई स्कोटो एक्टिव रात को क्यों खोला है स्टोमेटा ने? प्लांट ने स्टोमेटा को क्यों खोला है? रीजन बताएगा कोई? है कोई ऐसा जो मुझे रीजन बताए कि रात के टाइम में स्टोमेटा क्यों ओपन है? आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, दिन को नहीं ली थी फोटोसिंथेसिस के लिए। रात को ये केम प्लांट जो डिजर्ट वाले प्लांट हैं, ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, दिन को फोटोसिंथेसिस करते हैं, दिन को स्टोमेटा नहीं खोलते। अगर स्टोमेटा दिन को खोलेंगे तो फोटोसिंथेसिस की जगह पे वाटर लॉस हो जाएगा, और उसकी वजह और ऑक्सीजन को लेने की वजह से, तो इट मींस गैसेस एक्सचेंज की वजह से पार्शियली स्टोमेटा ओपन होते हैं, टोटली ओपन नहीं होते, ट्रांसपेरेशन के लिए कैपेबल नहीं होते। अच्छा, रात को ट्रांसपेरेशन होगी भी नहीं, क्योंकि रात को ऑक्सीजन तो रिलीज करेंगे ना। रात को ऑक्सीजन कैसे हम रिलीज करेंगे? रात को फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन रात को बनाएंगे नहीं ना। ऑक्सीजन कहां से बनती है? डार्क रिएक्शन से या लाइट रिएक्शन से? तो क्या नाइट को लाइट रिएक्शन होगा? नहीं भाई, जस्ट CO2 को लेकर रखा है इन्होंने। फोटोसिंथेसिस सुबह करेंगे फोटोसिंथेसिस, जस्ट CO2 को लेकर रखा है। वी विल डिटेल में डिस्कस करेंगे इन बायो एनर्जेटिक्स। हाँ, चलें आगे चलें। 1 मिनट, कॉल्स आ रही हैं। हाँ भाई, और दिन को रेस्पायर कैसे करेंगे? भाई पार्शियली ओपन होते हैं, कैपेबल फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। मोर थोड़े ओपन होते हैं, ज्यादा ओपन होते हैं नाइट को, दिन को भी ओपन होते हैं, नॉट कंप्लीट। कभी भी स्टोमेटा कंप्लीट क्लोज भी नहीं होता, कंप्लीटली ओपन भी नहीं होता। स्टोर करते हैं CO2 को वैक्यूल के अंदर। इकरा बाबा, बड़े जो कांटे हैं उनको स्पाइंस कहते हैं, और छोटे जो हैं उनको थाम्स। नजर आ रहा है आपको स्ट्रक्चर से?
बबूल के प्लांट में बड़े होते हैं, ये स्पाइन्स हैं। आगे चलें भाई, ओके चलते हैं। तो ये हो गया लीफ का किस्सा, ये हो गया लीफ का किस्सा, ट्रांसपिरेशन का किस्सा, फोटोसिंथेसिस का किस्सा, क्यूटिकल का किस्सा, स्टोमेटा का किस्सा, रूट का भी किस्सा हो गया। जनरली इनकी जो बॉडी होगी वो टाल होंगे या शार्ट होंगे, भाई पानी कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है, तो ये तकरीबन शार्ट होंगे। अगर एक प्लांट है डिजर्ट में ग्रो कर रहा है, ट्री है, और मीजोफिटिक एरिया में भी ग्रो कर रहा है, इट मीन्स उसको कैपेसिटी है डिजर्ट में रहने की, तो उसकी हाइट कहां पे अच्छी होगी? हाइड्रोफाइट्स में गटेशन नहीं होती बाबा। भाई संपदा जसवानी कह रही है कि जो साल्टी सॉइल है यानी हाइपरटोनिक सॉइल है, कहाँ ले गई है मुझे ये लड़की टॉपिक से। ये प्लांट की रूट हैं, ये बाहर सॉल्यूट पोटेंशियल लो है, वाटर पोटेंशियल भी लो है, पानी अंदर तो नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं जा रहा। इन प्लांट का पानी बाहर जा रहा है, प्लांट्स का पानी बाहर जा रहा है सॉइल में, डिहाइड्रेशन हो रही है एलोफाइट में नहीं, इट मीन सॉइल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, पानी नहीं जा रहा, सॉल्यूट तो है, हाइपर तो है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, मोर नेगेटिव है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, इसलिए पानी नहीं जा रहा, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाती। ये कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट होता है वो हमने पढ़ा था। भाई बॉडी शार्ट होगी, उसके अलावा आगे मैं आपको जीरोफाइट की बात करूं, कुछ जीरोफाइट होते हैं, मैंने क्या बताया जीरोफाइट कौन से हैं? एक सक्यूलेंट और दूसरे नॉन सक्यूलेंट, तीसरे सुने भाई, तीसरे ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एज इफीमरल। इफीमरल को एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं ड्रॉट, स्किपिंग, जीरोफाइट। क्या मतलब हुआ? ये ड्रॉट को क्या कर जाएंगे? स्किप कर जाएंगे, ड्रॉट में होंगे ही नहीं, कहां जाएंगे? मर जाएंगे। फिर सर ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू द सॉलिड। हाँ भाई सर मॉडिफिकेशन इंटेस्पाइन क्या है? मॉडिफिकेशन इंटेस्पाइन क्या है भाई? सुने, अगर प्लांट के पास लीफ है और साल के आखिरी हिस्से में प्लांट पहुंच गया है, मरने को है प्लांट, पानी की बिल्कुल कमी है, स्टोरेज हुआ पानी भी यूज हो गया है, अब मुझे बताएं इनके पास लीफ होने चाहिए, अगर होंगे तो लीफ में लिविंग सेल हैं तो रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा? पानी यूज होगा, तो ये लीफ को कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं, डेड हो जाएंगे, इन्हें कहते हैं मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन। पता है लीफ को क्या करते हैं? एक तो लेमिना रिड्यूस करते हैं या स्पाइन्स में या थॉर्न्स में कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी प्लांट लीफ को फोल्ड भी करते हैं। फोल्ड करने से क्या फायदा होगा? फोल्ड करने से ये फायदा होगा कि जो लाइट है वो सारी प्लांट के लीफ पर सही से नहीं पड़ेगी, ट्रांसपिरेशन वगैरह ये वो प्लांट वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सही कांटेक्ट में नहीं रहेगा वो पार्ट, तो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए ये भी एक अच्छा सा मेथड है। मगर ये कब होता है? जब अचानक ड्रॉट कंडीशन आ जाए, तब प्लांट पहले ये फोल्डिंग कर लेता है। हेरी एपिडर्मिस जो है, हेरी एपिडर्मिस भी टेम्परेचर वगैरह से बचाएगी। जैसे आपकी बॉडी के हेयर या मैमल्स की बॉडी के हेयर बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं। ये सुने फिर जो सवाल हैं पूछें, ये चलता हुआ टॉपिक है, इसको सुने अभी। इफीमरल प्लांट या ड्रॉट को स्किप करने वाले प्लांट। भाई सुने क्या हुआ, एक प्लांट है जो जब बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, तब वो ग्रोथ कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। बारिश होने के ठीक 16 दिन या 3 वीक 20-28 दिन के बाद वो ख़त्म हो रहा है। यानी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है? शॉर्ट है,
बड़ी है छोटी है? छोटी है बिल्कुल, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। मगर ये इन 16 दिनों में ये सीड से जर्मिनेट होकर बड़ा हो जाता है और अपने सीड पैदा कर लेता है। 16 दिनों में ये सीड से जर्मिनेट करता है, रूट स्टेम बनाता है, मेच्योर होकर फ्लावर बना के या कुछ करके सीड बना लेता है। अच्छा मुझे बताएं, क्या सारे प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, सीड तो प्रोड्यूस करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर ब्रायोफाइट होगा तो ये 16 दिन में 20, 25, 28 दिन में क्या बनाएगा? सीड या स्पोर? सीड या स्पोर? तो या बन जाएगा इनके अंदर सीड या बन जाएगा इनके अंदर स्पोर। ठीक है, किसी ने नहीं बताया, सिद्धांत ने बताया है स्पोर। चलो भाई ठीक है, अब सारे बताएंगे, समझ गए हैं तो ठीक है। तो ये अगर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है तो सीड प्रोड्यूस करेगा, और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ये खुद मर जाएगा। क्यों? क्योंकि 16, 18, 20, 25, 28 दिन के बाद पानी हो गया रेन का खत्म और इसने स्टोर किया नहीं था। इट मींस इसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है और इसको पता है कि मैं बिना स्टोरेज किए हुए 20-28 दिन में कंप्लीट कर लूंगा अपनी लाइफ साइकिल। तो भाई गाड़ी में ठीक है, हाँ घड़ी घड़ी मोकले। हाँ भाई देखें कहां पे थे हम यहां पर थे कि इसके पास अडाप्टेशन नहीं है। किसकी अडाप्टेशन नहीं है? किसकी अडाप्टेशन नहीं है? स्टोर करने की। तो इसने यू टर्न ले लिया, इसने कहा मैं अडाप्ट नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं अपनी लाइफ साइकिल को शॉर्ट करके जिंदगी के सारे काम थोड़े टाइम में कर लूंगा, बस मैं रिमेन जिंदा रहूंगा, ना होते हुए भी जिंदा रहूंगा, मेरे बच्चे जिंदा रहेंगे, स्पोर यानी सीड। अब समझें बात को, इफीमरल प्लांट को क्या कहा? ड्राट को स्किप करेंगे। अब क्या किया? पानी आया, पानी एब्जॉर्ब किया, इस सीड ने जर्मिनेट हुआ, बड़ा हुआ, सीड या स्पोर बना लिए। आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी था कि सीड के पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो जिसका एक प्लूम्यूल रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रियोनल स्टॉक, और दूसरा पार्ट होता है सीड का कॉटिलीडॉन और फुड एंडोस्पर्म, और तीसरा पार्ट होता है सीड का जिसको हम कहते हैं सीड का कोट। ये 3 पार्ट सीड के होते हैं। और स्पोर भी एक सेल होता है और इस स्पोर के सेल के बाहर वाल होती है। तो ये आपको पता है ना कि सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड का कोट होता है और स्पोर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोर के बाहर वाल होती है। हाँ बस 4 मिनट। स्पोर को प्रोटेक्ट करने के लिए वाल होती है। तो ये ऐसा सीड प्रोड्यूस करेंगे जो सारा सीजन, सारा ईयर ड्राट में पड़ा रहे, मगर उसको लाइट टेम्परेचर वगैरह कोई इफेक्ट ना करे। इट मींस इसने जो सीड पैदा किया है वो क्या है? सीड रेजिस्टिंग है। रेजिस्टिंग टू व्हाट? एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्रॉट। डेसिकेशन नहीं होगी इसकी। भाई आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, वैसे भी तो सीड के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कैसे भाई? आप कहेंगे सर सीड के अंदर 15 से 20% पानी होता है, पानी उसमें होता नहीं। पानी ना होने की वजह से वो हो जाता है रेस्टिंग स्टेज में, इनएक्टिव, उसे कहते हैं डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंसी में होता है। तो सीड ना अंदर ग्रोथ करता है ना डेवलपमेंट करता है। अगर 1000 सेल हैं तो 1000 ही रहेंगे, बाहर कवर्ड है। हाँ ये बात है। इनके सीड के अंदर जो कोट होगा वो एडवांस टाइप का होगा, बड़ा रेजिस्टिंग होगा, इसमें अच्छे सारे केमिकल होंगे जो सीड को प्रोटेक्ट करेंगे। भाई ये जो सीड के कोट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये सीड पड़ा रहेगा सारे का सारा ईयर और स्पोर पड़ा रहेगा। अगर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है तो सारा ईयर गुजरने के बाद अगर उसी सीजन में दोबारा बारिश हुई तो ये जो सीड था या स्पोर था, ये क्या करेंगे? अगली बारी ग्रो करेंगे और 16 दिनों के अंदर शॉर्ट टाइम में अपनी लाइफ साइकिल फिर पूरी करेंगे। यानी ये प्लांट रह रहा है, इस साल भी, अगले भी चल रहा है, ये अपनी लाइफ साइकिल चला रहा है, मगर ड्राट कंडीशन को अडॉप्ट नहीं करता बजाते खुद। इसकी बॉडी डेसिकेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये ड्राट को स्किप करता है बाय प्रोड्यूसिंग सीड एंड बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर। ये समझ आया? ड्राट स्किपिंग प्लांट। ओस्मो कन्फर्मर समझाएं। ओस्मो कन्फर्मर एनिमल में कल पढ़ेंगे। जो ओस्मो रेगुलेशन ना कर पाए, सर में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इनके सीड कैसे करेंगे?
भाई सुने 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 सुने, महक चावला सुने, देखें ये प्रॉब्लम है, मसला ये है, ये सीड है, सीड के कोट में पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। जब पानी रेन होगा तब एब्जॉर्ब करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कर रहा मैं कह रहा कि सीड तब भी जर्मिनेट करेगा जब पानी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ये सीड पानी को एब्जॉर्ब करके ग्रो करेगा, पत्ते बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, रूट बनाएगा, सीड बना लेगा, तब तक इसके बॉडी से पानी खत्म हो जाएगा। धरती से पानी रोज रोज नहीं मिलता रहेगा, जब नहीं मिलता रहेगा पानी की कमी से ये सारे प्लांट की बॉडी मर जाएगी, मगर सीड जो है वो है ही इनएक्टिव, उसको पानी चाहिए ही नहीं, जितना चाहिए था 15% 20% उसने स्टोर करके रख लिया है पहले से ही, समझ आ रही है। तो ये सीड गिर गया, गिर गया, अब 1 साल 2 साल 3 साल अगर बारिश नहीं होगी तो ये ग्रो नहीं करेगा। भाई यहां तक आपका ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट का सेक्शन पूरा हुआ। कल हम इंशाल्लाह, नहीं परसों मंडे को स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। और एमसीक्यूज मैं कल भेजूंगा आपको होम्योस्टेसिस के, और सॉल्व करना, जो सॉल्व ना हो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डाउट सीरीज में इंशाल्लाह। मगर थोड़ा पढ़ा है हमने, अभी तक पूरा चैप्टर हो जाए तो फिर एमसीक्यूज को हल करने का मज़ा ही और है। मगर जितना पढ़ा है मैं तो पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज भेज दूंगा कल कोई बच्चा अगर मैं ना भेज सकूं तो मुझे कोई याद दिलाए। भूमि 3 to 7 टाइम करें। जी सर, ओके सर, एनिमल कल पढ़ेंगे। जी सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, गुड लक।